अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मेरे अंदाज़े के मुताबिक उस वक्त तक रात के 9 बज गए थे और वो टाइम जर्नलों की मीटिंग रूम में दाखिल होने का था। इतने में दो आदमी होटल के गेट की तरफ से आते दिखाई दिए। उन्होंने सिर्फ धोती बुनियानें पहन रखी थीं और हाथों में बांस के थैले उठाए हुए थे। वो आपस में हिंदुस्तानी में बातें भी कर रहे थे। मैं दरख्त के पास यूं खड़ा हो गया जैसे किसी के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो मेरे करीब से गुजरे तो उनमें से एक बोला, फौजी लोग अभी मीटिंग करने गया है, 1 घंटा लगेगा उनको। इसके बाद 11 बजे कहीं खाना लगेगा, तब तक हम अचार चटनी ले आएगा यार। कुदरत मेरी मदद कर रही थी। वो लोग शायद मुझे यही खबर देने के लिए ऐन वक्त पर इधर से गुजरे थे कि फौजी जनरल मीटिंग रूम में पहुंच गए हैं और मीटिंग शुरू हो चुकी है। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए थी। कोई पता नहीं था कि मीटिंग जल्दी ख़त्म हो जाए। मैंने एक नज़र सामने वाले बगीचे पर डाली। वहाँ अंधेरा भी था और फुहारे के पास रोशनी भी हो रही थी। दूसरी मंजिल के जिस कमरे में मीटिंग हो रही थी उसके नीचे कोई आदमी नहीं था। मैंने आहिस्ता से होटल की दीवार फलांगी और झाड़ियों की दीवार के साथ साथ चलता होटल के उस आखिरी बुलाग की दीवार के पास आकर अंधेरे में बैठ गया। एक बार फिर मैंने अकाबी नज़रों से माहौल का जायजा लिया। मुझे कुछ फासले पर एक नलके के नीचे बाल्टी पड़ी हुई दिखाई दी। फौरन एक ख्याल मेरे जहन में आया। मैं जल्दी से उठकर नलके के पास गया। बाल्टी पानी से भरी हुई थी और उसमें एक डोंगा भी था। मैंने बाल्टी उठाई और अपने आप को होटल का मुलाजिम ज़ाहिर करते हुए बाल्टी लेकर बड़े सुकून से चलता हुआ टारगेट वाले कमरे के नीचे बैल के पास आकर बाल्टी ज़मीन पर रखी और डोंगे में से पानी निकाल निकाल कर बैल को देने लगा। तीसरी बार बैल को पानी देते हुए मैंने हाथ आगे कर दिया। मुझे मालूम था कि तार कहाँ पर लटक रही है। तार मेरे हाथ में आ गई। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और तार को जितनी ज़ोर से जितना हमारे आदमी ने कहा था उतना ही ज़ोर से नीचे को खींच दिया। इसके बाद बाल्टी का पानी बैल पर उंडेला और खाली बाल्टी और डोंगा लेकर नलके की तरफ चल पड़ा। अगर कोई मुझे दूर से भी देखे तो यही समझे कि मैं बैल को पानी देने गया था। नलके के नीचे बाल्टी रखकर मैं जिधर से आया था उसी तरफ चल पड़ा। झाड़ियों की ओट में अंधेरे में आते ही मेरे कदम तेज हो गया। थोड़ी देर बाद मैं होटल की दीवार फांद कर अकबी सड़क पर पहुंच चुका था। मैं दूसरी तरफ चलने लगा। मैं एक चक्कर काट कर होटल के सामने वाली सड़क के अक्का में जो पार्क था उसमें दाखिल होकर अपने ठिकाने यानी फौजी हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ा। मैं जितनी जल्दी हो सके इस इलाके से निकल जाना चाहता था। एक जगह खाली टैक्सी नजर आई। मैंने उसे रोका और फौजी हेडक्वार्टर से पहले जो चौक था ड्राइवर को वहां चलने को कहा। ठीक 15 मिनट बाद धमाका होना था। अगर हर शय अपनी जगह पर ठीक लगाई गई थी तो धमाका 15 मिनट बाद ज़रूर हो जाना था। 4 मिनट मुझे धमाके वाली जगह से निकलकर टैक्सी में बैठने तक लगे होंगे। टैक्सी ने मुझे कोई 7 मिनट में चौक पहुंचा दिया। वहां से मैं 3 मिनट पैदल चलकर फौजी हेडक्वार्टर के अहाते में दाखिल हो गया था। इस हिसाब से धमाका होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया था। मैं अपने कमरे में जाने की बजाय सीधा फौजी कैंटीन पर चला गया। मैं जगदेश को एक तरह से गवाह बनाना चाहता था कि जिस वक्त धमाका हुआ मैं उसके पास मौजूद था। खुशकिस्मती से कैंटीन में जगदेश उस वक्त मौजूद था और रजिस्टरों को अलमारी में बंद करके ताला लगा रहा था। मुझे देखकर बोला, तुमने वीजी के पास इतनी देर लगा दिया? मैंने कहा, नहीं यार, मैं तो आधे घंटे बाद ही दवाई लेकर आ गया था। कमरे में अकेला लेटे लेटे तंग आ गया। नींद नहीं आ रही थी। सोचा देखता हूँ शायद तुम कैंटीन पर मिल जाओ, 2-4 बातें ही कर लेंगे। वो बोला, बस मैं कैंटीन बंद करने वाला हूँ, चलो मेरे कमरे में आ जाओ, कॉफ़ी बनाकर पियेंगे। मैंने कहा, नहीं यार, कॉफ़ी पी ली तो नींद बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। मेरा ख्याल है मैं कमरे में जाकर। अभी ये जुमला मेरे मुंह में ही था कि अचानक ज़मीन हिली, जैसे हल्का सा भूचाल आ गया हो। इसके साथ ही एक भयानक धमाके की गूंज सुनाई दिया। आसमान पर परिंदों ने दरख्तों पर से उड़कर शोर मचा दिया। जगदेश का हैरत से मुंह खुला था और वो मेरी तरफ देख रहा था। ये धमाका कैसा हुआ है धर्मवीर? धमाके की आवाज़ से मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया था, लेकिन मैंने भी अपने आप को इंतहाई परेशान ज़ाहिर किया और कहा, भगवान हमारी रक्षा करे।
मेरा ख्याल है किसी फैक्ट्री का बॉयलर फट गया है। इसके साथ ही एक और धमाका हुआ। यह धमाका पहले धमाके से ज़्यादा शदीद था और उसकी गूंज पहले से ज़्यादा थी और ज़मीन को ज़लज़ले का झटका लगा था। जगदीश ने जल्दी से कैंटीन का टेलीफोन उठाकर गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से धमाकों के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि धमाके हमने भी सुने हैं, मगर अभी उनके बारे में कुछ मालूम नहीं है। जगदीश ने फ़ोन बंद करके कहा, धर्मवीर, ये धमाके मुझे एमुनेशन फटने के धमाके लगते हैं। मेरा कमांडो मिशन कामयाब रहा था। पहला धमाका दोनों खिड़कियों के साथ चिपकाई गई धमाका खेज टेप के फटने का था। उस धमाके के रद्द अमल के बाद सामने वाले दोनों दरवाज़ों पर चिपकाई गई धमाका खेज टेप का भी एक वक्त धमाका हुआ था। घनश्याम ने ठीक कहा था। मुझे यकीन था कि उन धमाकों के साथ ही कमरे में आग भड़क उठी होगी। कमरे के परखच्चे उड़ गए होंगे और इसराइली और भारतीय जर्नल अपने अपने स्टाफ के साथ भस्म हो चुके होंगे। इतने में एक फौजी गाड़ी बड़ी तेज़ी से दौड़ती हुई हमारे सामने से गेट की तरफ निकल गई। जगदीश बोला, मुझे मामला ख़राब लगता है। मैंने अनजान बनते हुए कहा, तुम्हारे ख्याल में क्या हो सकता है? जगदीश ने कहा, कहीं अशोका होटल में कश्मीरी कमांडोज ने धमाका न किया हो। मैं तो कैंटीन बंद करके अशोका होटल जाता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं अपने आप को जय वरदास से दूर रखना चाहता था। मैंने कहा, नहीं जगदीश भैया, मुझे तो डर लगता है। तुम जाओ, मैं अपने कमरे में बैठता हूँ। मुझे आकर ज़रूर बताना कि ये धमाके कहाँ हुए थे। जगदीश कैंटीन बंद करके गेट की तरफ चल दिया। मैं अपने कमरे में आकर बत्ती बुझाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब मुझे क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। अगर हालात ख़तरनाक सूरत इख्तियार नहीं कर जाते तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेजर शरद दीवान के साथ ही लगा रहना चाहिए था, क्योंकि अभी पाकिस्तान पर भारत के जरहाना हमले की खुफिया तौर पर मनसूबाबंदियाँ हो रही थीं और मैं इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहता था। लेकिन कुछ पता नहीं था कि हालात क्या शक्ल इख्तियार करते हैं। इसराइल के 3 टॉप रैंक के फौजी जर्नलों के साथ भारत के सीनियर और तजर्बाकार 3 जर्नलों की हलाकत कोई मामूली बात नहीं थी। एक बार तो भारतीय फौजी हाई कमांड में भौचाल आ जाएगा, बल्कि भौचाल आ गया होगा। ये भी हो सकता था कि इसे हम तरीन फौजी मुज़ाकरात के सिक्योरिटी के इंचार्ज का कोर्ट मार्शल हो जाए। इंचार्ज मरहट्टा कर्नल गोलवलकर था, मगर मेजर शरद दीवान भी इस तकरीब की सिक्योरिटी की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी ऐद होती थी। मुमकिन था कि मेजर शरद दीवान को हाजिर सर्वे से मुअत्तल करके फ़ौजी तहकीकात शुरू हो जाए। रात की खामोशी में दूर अशोका होटल की जानिब से एम्बुलेंस गाड़ियों के हूटरों की आवाज़ें आने लगी थीं। हेडक्वार्टर के गेट की तरफ से भी कोई गाड़ी तेज़ी से अंदर दाखिल हुई थी। मैंने खिड़की ज़रा सी खोल कर नीचे देखा। ये 2 फौजी गाड़ियाँ थीं जो बड़ी तेज़ी से गुजर गईं। मैंने खिड़की का पट बंद कर दिया और कमरे की बत्ती रोशन कर दिया, ताकि अगर जगदीश वापस आ जाए तो मेरे कमरे की खिड़कियों पर अंधेरा देखकर आगे न चल दे। इस दौरान ऐसा लग रहा था जैसे सारे फौजी हेडक्वार्टर में एक अफरा तफरी सी मची हुई है। मुझे बंद कमरे में फौजी गाड़ियों के तेज़ी से हॉर्न देकर गुजरने और फौजियों के एक दूसरे को आवाज़ें देने और इधर उधर तेज़ तेज़ दौड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे यकीन नहीं था कि हमारे एक आम किस्म के मुजाहिद साथी की तैयार की हुई स्कॉच टेप इतनी धमाका खेज और बर वक्त फट जाने वाली साबित होगी। वाकई हमारा यह मुजाहिद तो घनश्याम नाम के हिंदवाना नाम से नागपुर के एक बाज़ार में दुकानदारी कर रहा था। धमाका खेज अशिया बनाने में बेहद माहिर था। कोई आधे घंटे बाद जगदीश आ गया। मेरे कमरे में रोशनी देखकर वो सीधा ऊपर मेरे पास आ गया। वो सख्त हवास बख्ता हो रहा था, उससे बात नहीं हो रही थी। मेरे पास पलंग पर बैठ गया और बोला, पानी पिलाओ प्लीज़। मैंने जल्दी से गिलास में पानी डालकर उसे दिया और ख़ुद भी इंतहाई हवास बख्तगी की कफ़ियत ऊपर तारी कर लिया और जगदीश से पूछा, क्या हुआ जगदीश? जगदीश ने पानी का गिलास पलंग पर लुढ़काया और बोला, धर्मवीर, बड़ी तबाही हुई है। अशोका होटल का एक पूरे का पूरा बुलाक उड़ गया है। वहाँ आग ही आग थी, आसमान पर धुआं धुआं था। मैंने सख्त घबराहट के साथ पूछा, है भगवान, जगदीश भैया, क्या वहाँ किसी ने बम लगा दिया था? जगदीश अब कुछ कुछ अपने हवास में आ गया था। कहने लगा, कुछ मालूम नहीं हो रहा, सारे का सारा बुलाक धमाकों से उड़ गया है।
कहते हैं इसराइली और भारतीय जर्नलों में से कोई जिंदा नहीं बचा। उनका स्टाफ भी साथ ख़त्म हो गया। कैप्टन अमरीक सिंह की लाश भी नहीं मिली। बहुत बुरा हुआ है धर्मवीर, बहुत बुरा हुआ। मैंने हाथ जोड़कर छत की तरफ देखकर कहा, आए राम मेरे भैया को बचा लेना। फिर जगदीश से पूछा, मेरा भैया शरद दीवान तो बच गया है ना? जगदीश ने कहा, तुम्हारे भैया मेजर शरद और मरहट्टा कर्नल को मैंने जख्मियों को फौजी एम्बुलेंस पर डालते हुए देखा था। वो सख्त परेशान थे। मुझे मालूम था कि मेजर शरद और मरहट्टा कर्नल जिंदा बच गए होंगे। उन्होंने मेरे सामने कहा था कि वो दोनों जर्नलों के साथ मीटिंग में शरीक नहीं होंगे और सिक्योरिटी की खातिर होटल की लॉबी में ही रहेंगे। मैंने बेख्तियार होकर कहा, आए भगवान तेरी बड़ी कृपा है, मेरा भाई बच गया। मगर मुझे अपनी फ़ौज के जर्नलों, दोस्त मुल्क इसराइल के फ़ौजी जर्नलों और अपने अफसरों के मरने का सख्त सदमा है। जगदीश अब क्या होगा? जगदीश बोला, भगवान ही जाने क्या होगा। यहाँ के इंटेलिजेंस स्टाफ पर मुसीबत आ जाएगी। पता नहीं किस किस का कोर्ट मार्शल हुआ। अच्छा भैया मैं चलता हूँ। अब सुबह ही कुछ पता चल सकेगा कि हमारे कितने फौजी मारे गए हैं। जगदीश चला गया। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और बत्ती बुझाकर पलंग पर लेट गया। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैंने दुश्मन के खिलाफ एक बड़ी फतह हासिल की है। छत के साथ लगा पंखा चल रहा था। मैंने खिड़की खोल दी थी। बाहर से फौजी गाड़ियों के तेज़ी से गुजरने की आवाज़ें आ रही थीं, मगर अब मुझे उन आवाज़ों की कोई परवाह नहीं थी। जो कुछ मैंने करना था कामयाबी से कर चुका था। आगे जो होने वाला था, मैं ज़हनी तौर पर इसके लिए भी तैयार था। खतरा सिर्फ इस बात का था कि पांडिचेरी के फौजी हेडक्वार्टर से कोई ऐसा अफसर तफ्तीश के लिए यहाँ ना आ जाए जिसने मुझे वहाँ देख रखा हो। मुझे उन भारतीय फौजी अफसरों का ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा था जिन्होंने मुझे पांडिचेरी के टॉर्चर सेंटरों में टॉर्चर किया था। वो मेरी शक्ल पहचानते थे, क्योंकि इससे पहले पांडिचेरी में हम बहुत तबाहकुन धमाका करके भारतीय बहरिया के 2 जहाज़ डुबो चुके थे। इसलिए इस बात का इम्कान था कि वहाँ से 2-3 फौजी अफसर तहकीकात करने नागपुर के मिलिट्री हेडक्वार्टर में भी आ जाएंगे। मैंने अपने आप को हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया हुआ था। अगले रोज़ मैं सुबह सुबह मेजर शरद के हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। फौजी कैंटीन अभी नहीं खुली थी। हेडक्वार्टर की फिजा पर एक गहरी सोगवार खामोशी तारी थी। मैं मेजर शरद के कमरे में चेहरे को उदास बनाकर आहिस्ता से दाखिल हुआ तो देखा कि मेजर शरद दीवान और मरहट्टा कर्नल गोलवालकर अखबार सामने रखे बैठे थे। वो अपने फुल वर्दियों में थे और लगता था कि अभी अभी बाहर से हैं। उनके चेहरे उतरे हुए थे। मैंने अपनी आवाज़ को गमनाक बनाते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया और दौड़कर मेजर शरद के गले लग गया और हंसी आवाज़ में कहा, भैया ये क्या हो गया है? मेजर शरद ने बैठे बैठे मेरे कंधे पर हाथ फेर कर आहिस्ता से मुझे अलग किया और आहिस्ता से कहा, तुम अभी कैंटीन पर जाओ। मैंने वहाँ बैठना मुनासिब ना समझा और खामोशी के साथ कमरे से बाहर निकल गया। हालात बता रहे थे कि इन लोगों पर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भारी मुसीबत नाजिल हो चुकी है। मैं अपने कमरे में आ गया, नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, फिर कैंटीन पर आ गया। फौजी कैंटीन खुल चुकी थी। जगदीश अंग्रेजी का ताज़ा अखबार पढ़ रहा था। मुझे आता देखकर उसने अखबार मेरे आगे कर दिया और बोला, यह देखो कितनी तबाही हुई है। अखबार ने लिखा है कि कश्मीरी कमांडोज की इस कार्रवाई में मुल्की और गैर मुल्की जर्नलों के साथ 10 फौजी अफसर और होटल के 7 आदमी भी मारे गए हैं। अखबार में अशोका होटल की तस्वीर भी छपी थी। तस्वीर में वो बुलाक जिसके कमरे में मैंने धमाका खेज टेप लगाई थी, उसके सामने वाले 3 कमरे पूरे के पूरे उड़ गए थे। मैं जगदीश के साथ अफसोस का इजहार करता रहा। फिर उससे कहा, मैं शरद भैया से मिलकर आ रहा हूँ। वो चुप चुप थे, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। जगदीश, कहीं मेरे भैया पर फौज कोई मुकदमा तो नहीं चलाएगी? जगदीश ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा मेरे ख्याल में नहीं होगा। वैसे थोड़ी देर पहले एक लांस ने एक चीनी का पैकेट लेने आया था। उसने मुझे बताया है कि दिल्ली और पांडिचेरी की इंटेलिजेंस टीमें यहाँ पहुँच रही हैं। पांडिचेरी का नाम सुनते ही मैं सोच में डूब गया। पांडिचेरी के इंटेलिजेंस कोर के 4-5 आला रैंक के अफसर मुझे शक्ल से पहचानते थे। मैंने कई रोज़ तक उनके टॉर्चर बर्दाश्त किए थे। ख़ास तौर पर बोचड़ों जैसे चेहरे वाला कैप्टन जोशी तो मुझे दूर ही से पहचान सकता था।
और ख़तरा था कि वो तहकीकाती टीम के साथ ज़रूर रहेगा। वो पांडिचेरी की मिलिट्री इंटेलिजेंस का बड़ा तजर्बाकार अफसर था। मैंने जगदेश से कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि अशोका होटल में तबाही मचाने वाले कश्मीरी ज़रूर पकड़ लिए जाएंगे। वैसे तुम्हारे ख्याल में दिल्ली और पांडिचेरी के इंटेलिजेंस के ये अफसर कब तक यहाँ पहुँच जाएंगे? जगदेश ने काउंटर पर से चाय के डब्बे उठाकर शेल्फ में रखते हुए कहा, ये लोग हवाई जहाज़ से आएंगे। मेरा ख्याल है आज शाम तक पहुँच जाएंगे। मुझे अंदेशा था कि पांडिचेरी की इंटेलिजेंस टीम में ऐसे फौजी अफसर ज़रूर होंगे जो मुझसे पांडिचेरी टॉर्चर सेंटर में इंटरोगेशन करते रहे हैं, और मैं यहाँ गिरफ्तार कर लिया जाऊँगा, और फिर मेरा जो हशर होगा उसका अंदाज़ा शायद आप नहीं लगा सकते। लेकिन कमांडो अपने टारगेट को इतनी जल्दी छोड़कर नहीं भागता। मैं ये चांस लेना चाहता था, क्योंकि 1% सही है, लेकिन इस बात का भी इम्कान था कि तहकीकाती टीम में मेरी जान पहचान का कोई भारतीय फौजी ना हो। असल बात यह थी कि मैं अभी मज़ीद वक्त कुछ मेजर शरद दीवान के साथ मुंसलिक करना चाहता था, ताकि मैं मज़ीद फ़ौजी राहत हासिल कर सकूँ। दोपहर के खाने के बाद मैं दोबारा मेजर शरद के पास गया। वह उस वक्त भी फ़ौजी वर्दी में था और डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बड़ी महवियत के आलम में आंखें बंद किए सार कुर्सी की पूछ से टिकाए बैठा था। सिगार उसके एक हाथ में सुलग रहा था। अर्दली मेज़ पर से खाने के बर्तन उठा रहा था। मैं खामोशी से उसके सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मेरे कदमों की आहट से मेजर शरत ने आंखें खोल दी। मुझे देखकर गहरा सांस लेकर बोला, तुमने खाना खा लिया? मेरे दिल में मेजर शरत के लिए बड़ी हमदर्दी पैदा हो गई थी। वो वाकई मुझे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करने लगा था। उस वक्त भी जबकि उसका पूरा फौजी करियर खतरे में पड़ा हुआ था, उसे मेरा इतना ख्याल था। मैंने कहा, हाँ भैया। वो भी खामोशी से सिगार पीता रहा। मैं भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। मैंने सकूत को तोड़ते हुए पूछा, भैया ये जो कुछ हुआ है, ये इसकी वजह से तुम पर तो कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा ना? मेजर शरद के होंठों पर एक उदास तबस्सुम नमदार हुआ। सिगार को स्ट्रे में बुझाते हुए बोला, क्यों नहीं असर पड़ेगा? आखिर उन जर्नलों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुझ पर भी आती थी, जैसा कि मुझे उस वक्त कहना चाहिए था। मैंने कहा, भैया तुम चिंता न करो, भगवान सब जानता है, तुम दोषी नहीं हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इसके बाद मेजर शरत उठा और बोला, मुझे आज रात अशोका होटल में तफ्तीश के सिलसिले में गुजरनी होगी। तुम अगर चाहो तो यहाँ मेरे कमरे में रात सो जाना, हर दिली तुम्हें खाना बना देगा। मेजर शरत चला गया। मैंने सोचा, अच्छा है, मुझे आज रात मेजर की अलमारी की तलाशी का एक और मौका मिल जाएगा। हो सकता है अलमारी में उसका ब्रीफ केस भी हो और कोई नई मालूमात मिल जाए। मैंने अर्दली से कहा, अभी मैं कैंटीन पर जाता हूँ, शाम को आ जाऊँगा, तुम मेरे लिए सब्ज़ी बना देना। अर्दली ने कहा, ठीक है साहब। मुझे पांडिचेरी से आने वाली फौजी तहकीकाती टीम की फिक्र लगी थी। मैंने कोई 4 बजे जगदेश से पूछा, क्या पांडिचेरी वाली फौजी टीम आ गई है जगदेश? जगदेश बोला, तुम्हें नहीं मालूम है, यहाँ कैंटीन के सामने उनकी स्टाफ कारगुजारी थी। 6-7 ऊंचे रैंक के अफसर बैठे हुए थे। पता नहीं किस किस की जान मुसीबत में फंसेगी। मेरा ख्याल है हमारे हेडक्वार्टर के कुछ अफसरों का ज़रूर कोर्ट मार्शल होगा। शाम होते ही मैं कैंटीन में अपनी ड्यूटी ख़त्म करके सीधा मेजर शरद दीवान के हॉस्टल में चला गया। चाय भी अर्दली से बनवा कर पिया और रात का खाना भी वहीं खाया। अर्दली रात 10 बजे चीज़ें वगैरह समेटने के बाद चला गया। मैं कमरे में अकेला रह गया तो सोचा मेजर की अलमारी की तलाशी ली जाए। मैं अलमारी की तरफ बढ़ा ही था कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से मेजर शरद की बोझल सी आवाज़ आई, धर्मवीर। मैंने कहा, जी भैया जी। उसने कहा, अच्छा क्या तुम आ गए हो? पांडिचेरी से तहकीकाती टीम हेडक्वार्टर में आई हुई है। हो सकता है उस टीम का कोई फौजी अफसर मेरी अदम मौजूदगी में कमरे की तलाशी लेने आया, उसे तलाशी ले लेने देना। मैंने कहा, ठीक है भैया, और मेजर शरद ने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने लोहे के तार से अलमारी को खोल कर देखा। वहाँ मेजर का ब्रीफ केस नहीं था। आमतौर पर टॉप सीक्रेट फाइलें वो अपने ब्रीफ केस में ही रखता था। अलमारी की एक जानिब मेजर के सिविलियन कपड़े और इस्त्री की हुई फौजी वर्दी टंगी थी। दूसरी तरफ खानों में अला बला सामान भरा हुआ था। उस सामान के नीचे मुझे एक फाइल पड़ी नजर आई। मैंने उसे बाहर निकाल कर खोला और वर्क उलटने लगा। एक वर्क पर मेरी नज़रें ठहर गईं। फुल स्कैप टाइप शुदा कागज़ के ऊपर टॉप सीक्रेट जली लफ्ज़ों में टाइप किया हुआ था।
मैंने अलमारी बंद किया, फाइल लेकर मेज पर बैठकर उसे गौर से पढ़ने लगा। मुझे वो खुफिया राज मिल गया था जिसकी मुझे तलाश थी। उसमें इंडिया के डिफेंस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक खत मिलिट्री हाई कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ को लेकर उसे पाकिस्तान पर भारत के हमले के महीने का तयन करने को कहा गया था। दूसरा राज तो इंडिया की फौजी हाई कमांड की तरफ से लिखा गया था। इस खत में यह वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि पाकिस्तान पर हमला सितंबर के महीने के शुरू में किया जाएगा। वो सितंबर 1965 ईस्वी का महीना निकलता था। मैंने फाइल में लगे हुए दूसरे कागजात को भी सरसरी नज़र से देखा। उन पर इंटेलिजेंस के 5 अफसरों की पर्सनल फाइलों में से कुछ वाक़यात लेकर उनकी तरतीबवार सिलसिले में बहस की गई थी। मैंने फाइल उसी तरह अलमारी के खाने में रख दिया, अलमारी को बंद करके ताला लगाया और किचन में आकर कॉफ़ी बनाने के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया। मैंने सिगरेट सुलगाया और किचन की खिड़की में से बाहर छोटे से बगीचे में लगी हुई बत्तियों और उन बत्तियों की रोशनी में नजर आने वाली झाड़ियों और केले के दरख्तों को देखते हुए सोचने लगा कि मुझे ये खबर फ़ौरन श्रीनगर कमांडो शेरवान को पहुंचा देनी चाहिए। अलमारी में मेजर शरद का ट्रांसमीटर सेट नहीं था। अगर होता तो मैं उस वक्त खुफिया कोड में कमांडो शेरवान को इतला कर देता कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए सितंबर के महीने का पहला हफ्ता चुना है। फिर सोचा कि कल या परसों किसी वक्त अलमारी की दोबारा तलाशी लूँगा तो हो सकता है मेजर शरद वहाँ ट्रांसमीटर सेट ला कर रख दे। मुझे ख्याल नहीं रहा था कि अर्दली गया है तो मैं अपने कमरे के दरवाजे को चटकनी लगा दूँ। कॉफ़ी के लिए पानी उबलने लगा तो मैंने कॉफ़ी बनाकर प्याली में डाली। रेफ्रिजरेटर खोलकर अंग्रेज़ी चीज़ का एक टुकड़ा निकाल कर काउंटर पर रख कर छुरी से उसका टुकड़ा काट रहा था कि बाहर से कमरे में किसी के फौजी बूटों की आवाज़ आई। साथ किसी ने भारी भरकम आवाज़ में कहा, हेलो हेलो मेजर शरद जी। हेलो। मुझे ऐसा लगा जैसे ये आवाज़ मेरे कानों ने पहले भी कहीं सुनी है। मैंने छुरी हाथ से रख दिया और ये देखने के लिए खुले दरवाजे में से डाइनिंग रूम में कौन आ गया है किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी मैं किचन के दरवाजे में नहीं पहुंचा था कि अचानक एक फौजी वर्दी वाला आदमी किचन के दरवाजे में मेरे सामने आ गया। वो मुस्करा रहा था। हेलो मेजर शरद जी कहाँ? उसका जुमला अधूरा रह गया क्योंकि उसने मुझे और मैंने उसे पहचान लिया था। वो पांडिचेरी के टार्चर जंपर का भाई कैप्टन जोशी था जिसने मेरे गाल पर निश्चर से लंबा जख्म लगाया था। हम दोनों अपनी अपनी जगहों पर ठुठक कर खड़े के खड़े रह गए थे और फटी फटी आंखों से एक दूसरे को तक रहे थे।